स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी के बिहार के दौरे के बीच प्रियंका गांधी भी बिहार में सभा को संबोधित कर रही थी। दोस्तों इस दौरान नरेंद्र मोदी को प्रियंका गांधी की ओर से दिया गया है ओपन चैलेंज। बताएंगे क्या कहा है प्रियंका गांधी ने दोस्तों। इसके बाद पप्पू यादव को प्रियंका गांधी ने किस तरीके से मंच पर सम्मानित कर दिया कि अब जमकर प्रियंका गांधी की तारीफ होने लगी है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह जैसे ही पहुंचे बिहार के अंदर दोस्तों, वैसे ही 4 बार के विधायक ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए पार्टी को अलविदा बाय बाय कह दिया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को लेकर जगह जगह पोस्टर छपने लगे दोस्तों। बताएंगे कैसे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। और इसी के साथ में बताएंगे बिहार चुनाव को लेकर एक नया सर्वे सामने आया है दोस्तों, और कितनी सीटें कौन से गठबंधन को दिया जा रहा है और किस तरीके का माहौल बिहार में है, इसे लेकर 3 सप्ताह के सर्वे के रिजल्ट सामने आए हैं दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव होकर रहेगा और इस बार परिवर्तन की हवा बहती दिखाई दे रही है, परिवर्तन का पंच बिहार में लगेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रियंका गांधी बीते दिन बिहार पहुंची थी दोस्तों। प्रियंका गांधी ने बीते दिन बिहार में पटना में सदाकत आश्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं को और खासकर महिलाओं को संबोधित किया। इसके बाद मोतिहारी में उनकी सभा हुई दोस्तों। सभा के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों को निशाने पर लिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि पिछले 20 साल से बिहार में कौन सत्ता में है, इन 20 सालों में महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया है, सवाल पूछते हुए प्रियंका गांधी आगे बोलती है कि पिछले 20 साल तक नीतियां किसने बनाई थी, तो फिर पिछले 20 साल में आप लोगों को 10,000 रुपए क्यों नहीं दिए गए, ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। उसके बाद प्रियंका गांधी बताया कि ये लोग केवल 1 महीने 10,000 रुपए देना चाहते हैं। इस सरकार ने बिहार की जनता के साथ अन्याय किया है, केवल भ्रम फैलाया है। अब हाल बदलने का समय आ चुका है। बिहार की जनता के साथ अन्याय हुआ है, केवल भ्रम फैलाया है इन्होंने। अब हाल बदलने का समय है, आप बहुत झेल चुके हैं, अब असली बदलाव लाने का वक्त आ गया है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए पूछा है कि बताओ कि 10,000 1 महीने में दे रहे हो या फिर हर महीने दोगे, क्योंकि सबको पता है दोस्तों कि ये चुनाव से पहले यानी चुनाव के कुछ दिनों में घोषणा हो जाने वाली है, तो उससे पहले महिलाओं के खाते में 72 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहुंचाए जा रहे हैं ताकि उनके वोट पड़ जाए। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि ये इनडायरेक्ट तरीके से वोट खरीदने की एक बड़ी साजिश है, जिस पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी को चैलेंज किया। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग को इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोतिहारी में प्रियंका गांधी अपनी सभा को संबोधित करने के लिए जा रही थी दोस्तों, लेकिन इस बीच उनको पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी की सभा में पप्पू यादव तो आए हुए हैं, लेकिन उनको मंच पर बोलने नहीं दिया गया है, उनका नाम लेकर उन्हें बोलने के लिए नहीं बुलाया गया। इसके बाद जैसे ही प्रियंका गांधी को इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों, प्रियंका गांधी पप्पू यादव को इशारा करती है कि आप जाइए भाषण दीजिए। इसके बाद पप्पू यादव मोतिहारी में भाषण देते हैं दोस्तों। इससे एक बात समझ में आ गई है कि बिहार के अंदर पप्पू यादव को पूरी तरीके से प्रियंका गांधी जी का समर्थन है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि प्रियंका गांधी के मंच पर अन्य नेताओं ने पप्पू यादव जी को बोलने के लिए मौका नहीं दिया, तो प्रियंका गांधी ने उनको आगे करके भाषण देने का मौका दिया। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी पप्पू यादव की लोकप्रियता को जानती है। उन्हें पता है कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी के जनता के साथ में जुड़ाव और ज्यादा मजबूत होगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर गए थे दोस्तों। ऐसे में अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर जो जानकारी है उसके अनुसार वो कई सारे क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं दोस्तों, और अररिया में भी उनकी आज सभा हो सकती है। उनकी तैयारियों से पता चल रहा है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए। हालांकि कार्यकर्ताओं को एकजुट तो तब कर पाएंगे जब सारे कार्यकर्ता बीजेपी के लोगों की बात मानेंगे दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता टिकटों के बंटवारे का इंतजार कर रहे हैं, और अगर टिकट नहीं दिया गया तो 2020 की तरह पार्टी छोड़कर भागने के लिए भी तैयार दिखाई देते हैं। लगातार पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर लगातार जारी है दोस्तों। ऐसे में आज अमित शाह के बिहार में अररिया में दौरा होने वाला था दोस्तों। जैसे ही ये जानकारी सामने आई कि अमित शाह अररिया पहुंचेंगे, वैसे ही एक और बड़ी खबर आती है, जहां पर बिहार के अररिया के नरपतगंज विधानसभा सीट से 1977 से यानी जनसंघ के टाइम से ही बीजेपी के नेता जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा से जुड़े रहे दोस्तों। उन्होंने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय बोल दिया है। दरअसल 1980 में जब बीजेपी बनी तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी तो बीजेपी को उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने थे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने नरपतगंज विधानसभा सीट से अपने विधायक पद के उम्मीदवार के लिए जनार्दन यादव को मैदान में उतारा दोस्तों। तब वो चुनाव जीत गए। फिर 2000 सन में भी उनको मैदान में उतारा गया, फिर वो विधायक बनकर आए नरपतगंज क्षेत्र से। इसके बाद 2005 में भी चुनाव जीते, फिर उनको 2015 में मैदान में उतारा गया दोस्तों। फिर उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी, हालांकि बाद में उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद नरपतगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया दोस्तों, और अब भारतीय जनता पार्टी के 1980 के दशक से ही नेता रहे जनार्दन बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अमित शाह के दौरे
दौरे से पहले पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। थाना हो, प्रखंड का कार्यालय हो, अन्य सरकारी दफ्तर हो, हर जगह केवल रिश्वत ही रिश्वत चलता है। वर्तमान बीजेपी के विधायक जनता की सेवा में सक्षम नहीं है और कार्यालयों में कामकाज ठीक से नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों अमित शाह के दौरे से पहले यह इस्तीफा हुआ है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर जगह जगह पर केवल एक ही बैनर पोस्टर लग रहा है दोस्तों, वो है एनडीए गठबंधन के नेताओं के चरित्र से जुड़ा हुआ मामला। आपको बता दें कि बिहार के पटना के अंदर भी एक ऐसा ही चौराहे पर पोस्टर दिखाई दिया दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है एनडीए का चाल चरित्र और चेहरा। अशोक चौधरी पर जमीन चोरी के आरोप, संजय जायसवाल के ऊपर पेट्रोल चोरी के आरोप, दिलीप जायसवाल के ऊपर कॉलेज चोर के आरोप और सम्राट चौधरी के ऊपर नाम बदलने के आरोप और मंगल पांडे के ऊपर कॉटन और बैंडेज चोरी के आरोप है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो आरोप लगाए गए विपक्ष के द्वारा, उससे अब पोस्टर में तब्दील करके जगह जगह लगाकर जनता के बीच में मैसेज फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें अन्य विधानसभा चुनावों की तरह भारतीय जनता पार्टी अब यह दावा करने लगी है कि वो कई सारे अपने विधायकों के टिकट काटेगी। बीजेपी का दावा है कि इस बार लगभग 1.5 दर्जन के आसपास विधायकों के नाम टिकट से काटे जाएंगे। यानी पिछली बार जो चुनाव लड़े थे, इस बार उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे 18 से 20 लोग हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों हर चुनाव में बीजेपी इस तरीके का दावा करती है, लेकिन जब पार्टी के अंदर मारधाड़ शुरू हो जाती है, बवाल शुरू हो जाता है, तो उसके बाद पार्टी के लोग किसी का नाम नहीं काटते। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ पता चलता है कि बीजेपी के लोग चुनाव से पहले जानबूझकर ऐसा मैसेज करवाते हैं और एक तरीके से न्यूज में छपाते हैं, ताकि कुछ लोगों के पास मैसेज आए कि बीजेपी में अगर चले जाएंगे तो कुछ उम्मीद है कि टिकट मिल जाएगा, लेकिन बाद में अंत में जाकर टिकट नहीं मिलता। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी हिम्मत कर पाएगी बिहार में 20 के आसपास विधायकों का टिकट काटने का। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार लोक पोल ओपिनियन पोल की ओर से एक दावा करते हुए कहा गया कि बिहार में उन्होंने लगभग 3 सप्ताह तक लोगों से बातचीत की और यह जानने का प्रयास किया ग्राउंड स्तर पर कि आखिर माहौल किस तरीके का है। तो जो आंकड़े मिले हैं वो काफी ज्यादा दिलचस्प है और इंडिया गठबंधन के लिए खुशी की खबर है दोस्तों। खबर यह है कि 3 हफ्ते तक लोगों से बातचीत करने के बाद जो आंकड़ा दिया गया है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार है। एनडीए गठबंधन को लगभग 105 से 114 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि महागठबंधन को 118 से लेकर 126 सीटें मिलने का दावा किया गया है और अदर्स पार्टी को 2 से 5 सीटें मिल सकती है। यानी इसमें बताया गया है कि आप लोग ये भूलिए मत कि राज्य स्तर पर जो मतदाता है वो इस बार एंटी इनकम्बेंसी से काफी ज्यादा परेशान है, यानी सत्ता विरोधी लहर को लेकर काफी ज्यादा बदलाव के मूड में है दोस्तों। आपको बता दें कि ये जो सर्वे करने वाले हैं इन लोगों के अपने ही अलग तरीके के तर्क है, लेकिन इनके तर्कों में कुछ ना कुछ हद तक जान जरूर है दोस्तों। ये कहते हैं कि जो हमने जानकारियां इकट्ठा की, सर्वे किया, तो हमको जो चीजें पता चली है वो हम शेयर करना चाहते हैं। फिर वो बताते हैं कि बिहार में कई सारे फैक्टर हैं, लगभग 8 फैक्टर है, जिसमें से पहला यह है कि जो युवा वर्ग है बिहार में जो पूरी देश में सबसे ज्यादा है, वो महागठबंधन की ओर अपना रुझान रखता है। कारण यह है कि क्षेत्र के अंदर बिहार के अंदर जबरदस्त तरीके से लोगों का पलायन हो रहा है और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, जिसके कारण युवाओं का एक शिफ्ट महागठबंधन के अंदर देखने को मिल रहा है। साथ साथ दूसरा यह कि तेजस्वी यादव ने ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए कुछ रिजर्वेशन का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी ईबीसी समाज को वादा किया है, राहुल गांधी खुद वादा करके आए हैं दोस्तों। तो इससे ईबीसी समाज में भी मैसेज क्लियर है कि कांग्रेस के साथ रहेंगे तो भला होगा और कांग्रेस पार्टी सभी को अच्छा न्याय दिलवाएगी। इसमें जो मल्लाह समुदाय के लोग हैं दोस्तों, वो क्योंकि सहनी कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ में है, तो उनका कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ रहना पूरी तरीके से एकदम श्योर है दोस्तों। बाकी आगे बोला गया है कि नीतीश कुमार की छवि को लेकर भी लोगों के मन में कई सारे सवाल है। एक सत्ता विरोधी लहर है और कई लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब है, भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है और लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था की हालात काफी ज्यादा बेकार है। यही बड़ा कारण है कि यहाँ पर भी लोग नीतीश कुमार को अब वोट देने के लिए ज्यादा उत्सुक दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि वोट अगर नीतीश के नाम पर देंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सरकार चलाने वाली है। तो केवल नीतीश का चेहरा दिखाया जा रहा है, सरकार तो भाजपा चलाएगी। इसके बाद आगे बोला गया है कि एनडीए गठबंधन में ईबीसी समुदाय का वोट लगातार कम होता जा रहा है। कारण यह है कि ईबीसी समाज को इंडिया गठबंधन की ओर से कई सारे बड़े वादे किए जा रहे हैं और कुशवाहा समाज ने तो 2024 के चुनाव में पहले ही एनडीए गठबंधन से अलग होकर बता दिया था कि अब कुशवाहा बीजेपी के साथ में नहीं रहेगा और इंडिया गठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल के कुशवाहा सांसद चुनाव जीतकर आए थे दोस्तों। यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा जो अपने आप को बहुत बड़ा कुशवाहा समाज का नेता बताते हैं, वो भी चुनाव काराकाट से हार गए थे। इसके बाद जो अगला दावा किया गया है वो ये है दोस्तों कि एनडीए गठबंधन इस बार अपर कास्ट के वोट को उस तरीके से मजबूती से पकड़ नहीं पा रहा है जैसे पहले हुआ करता था, और खासकर जो जनता दल यूनाइटेड का अपर कास्ट वोटर है दोस्तों, वो जन स्वराज पार्टी बनने के बाद अब प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट होता जा रहा है। आगे
आगे बोला गया कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का नैरेटिव बनाया है उसके कारण नरेंद्र मोदी की अपील काफी कमजोर बिहार में पड़ गई है और महिलाओं का भी एक अच्छा खासा शिफ्ट इंडिया अलायंस को लेकर देखने को मिल रहा है। कारण यह है कि इंडिया अलायंस ने महिलाओं से माई बहन योजना जैसे कई सारे बड़े वादे किए हैं दोस्तों, और प्रियंका गांधी खुद महिलाओं को साधने का प्रयास कर रही है जिसका अच्छा खासा असर पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है दोस्तों। और आगे बोला गया कि राहुल गांधी की छवि भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है और वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लोगों के मुद्दे को उठाकर लोगों से सीधा संपर्क साधा है। आगे बताया गया कि बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार के सीटों को लेकर कुछ खास मुकाबले में नहीं है, जिसके कारण इंडिया ब्लॉक को इन सीटों पर भी अच्छी खासी दावेदारी देखने को मिलेगी और इंडिया गठबंधन इन सीटों को भी जीतने की स्थिति में आ सकता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बात तो एकदम सही है और बहुजन समाज पार्टी के स्थिति का उत्तर प्रदेश के सटे हुए इलाके यानी बिहार के इलाकों पर अच्छा असर पड़ेगा तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देश की कई सारी और भी बड़ी अपडेट है दोस्तों। पहली बड़ी अपडेट यह है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है लद्दाख के अंदर। सोनम वांगचुक लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे थे दोस्तों, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने लोगों को भड़काया जिसके कारण लद्दाख में हिंसा भड़की और सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि उनके ऊपर NSA लगाया गया है यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था और आज उन सब लोगों से नफरत सब लोग करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है, तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। यानी सोनम वांगचुक को भी अरेस्ट कर लिया गया दोस्तों और सोनम वांगचुक के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और अरेस्ट करने के बाद उनको लद्दाख से असम जेल भेज दिया गया। यानी एक बहुत बड़े अपराध के तौर पर यह गिरफ्तारी हुई है दोस्तों। अगर आप इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। यह काफी गंभीर मामला है। लद्दाख के लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि हिंसा को लेकर सोनम वांगचुक ने साफ तौर पर कहा कि वो इसका कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही कभी करना चाहिए, क्योंकि हिंसा से कभी किसी प्रदर्शन को कोई न्याय नहीं मिला है और हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन ही सफल होते हैं। सोनम वांगचुक के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जो प्रतिक्रिया दी गई दोस्तों, उससे साफ तौर पर लगा कि वो इस हिंसा का विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद ये जो एक्शन लिया गया है इस पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लद्दाख के अंदर हुए हिंसा के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक झूठा दावा किया गया दोस्तों। इसमें बताया गया कि लद्दाख के अंदर कांग्रेस पार्टी के पार्षद के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन हुआ था और लद्दाख में भाजपा के दफ्तर में आग लगा दी गई थी, झंडा उतार दिया गया था और भी कई दावे किए गए दोस्तों। आपको बता दें कि भाजपा IT सेल वाले, जिसमें ज्यादातर लोग हैं, वो इस तरीके का नैरेटिव फैला रहे थे और बाद में पता चला कि जिन्हें कांग्रेस पार्टी का पार्षद बताया जा रहा है वो कांग्रेस पार्टी के पार्षद की तस्वीर नहीं है बल्कि झूठी तस्वीर है। बाद में इस मामले को फेक पाया गया दोस्तों। तो अब तेलंगाना पुलिस ने लद्दाख कांग्रेस के के बारे में फेक न्यूज फैलाने वाले मामले को लेकर कड़ा एक्शन लिया है दोस्तों और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी भी पहुंचती रहे। अगर आप भी मानते हैं कि बार बार कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए जो फेक न्यूज लोग फैलाते हैं दोस्तों, खासकर IT सेल वाले, अगर उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा तो वो इसी तरीके की हरकतें बार बार करते चले जाएंगे। तो देखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को बेगूसराय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पूर्वज से गलती हुई। आजादी के समय अगर सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाता तो पाकिस्तान से भी हिंदुओं को हिंदुस्तान बुलाया जाता तो आज ओवैसी जैसे जिन्ना नहीं मिलते। यानी दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी को जिन्ना बताया जा रहा है। यानी एक सांसद को भारत विरोधी से तुलना करके उसका अपमान किया जा रहा है और ये वही नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता दोस्तों, जो अपने क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क नहीं बनवा पाए और लोग लगातार मांग करते रहे। बाद में इनके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला दोस्तों और जगह जगह इनका विरोध भी किया, लेकिन अब फिर से वही हिंदू मुसलमान वाली बातें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समाज में एक बार फिर से लोगों के मन में भेदभाव पैदा किया जाए और दो समाज के बीच में दरारें करी जाए, जिसके कारण इन्हें फायदा मिलेगा, राजनीतिक फायदा मिलेगा। वरना इस तरीके के बयान देने का क्या औचित्य है। अगर आप भी मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, क्योंकि ओवैसी एक सांसद है दोस्तों, तो इस पर भारत के पार्लियामेंट को संज्ञान लेना चाहिए और प्रिविलेज ऑफ मोशन चलाकर बीजेपी के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो लिखिएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी से ये जब संसद में होते हैं तब हाथ मिलाते दिखाई देते हैं दोस्तों और अब ओवैसी जी के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पता है इनको कि अगर ओवैसी जी इस पर जवाब देंगे तो फिर बीजेपी वालों को आसानी होगी और ज्यादा इस तरीके के सांप्रदायिक बयान देने में दोस्तों, जिससे बिहार के अंदर जो चुनाव के असली मुद्दे होंगे यानी शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, उन मुद्दों से मुद्दे हटकर सीधा हिंदू मुसलमान की ओर चले जाएंगे। और आप लोग जानते हैं कि जब सांप्रदायिक राजनीति होती है और बाद में चुनाव होते हैं तो किन लोगों को फायदा मिलता है। दो शब्द बीजेपी के नेता के बारे में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, जो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सारी लिमिट पार कर रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
तेज प्रताप यादव ने बिहार में नई पार्टी बनाई है दोस्तों। उनकी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल है। इसे बनाने के बाद उन्होंने कहा कि ये कदम उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर उठाया है। पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है और उसे चुनाव आयोग से मान्यता भी मिल गई है। तेज प्रताप यादव ने आगामी विधानसभा के चुनाव में महुआ सीट से चुनाव लड़ने की योजना बनाई है दोस्तों। और आरजेडी की नीतियों का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता से नए आंदोलन में शामिल होने की मैं अपील करता हूं। यानी वो कह रहे हैं कि मैं एक नए आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं और जनता के मुद्दे उठा रहा हूं। उनको हमारे आंदोलन से जुड़ना चाहिए, हम उन्हें विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों तेज प्रताप यादव के अलग पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने से क्या कुछ नया होता है, या फिर तेज प्रताप यादव केवल मीडिया में दिखाई देंगे और जमीनी स्तर पर क्या चुनाव हार जाएंगे। कई सारे दावे हैं दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव की MAA योजना यानी माई बहन योजना पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल लालू यादव जी की सरकार रही लेकिन महिलाओं के लिए एक सुविधा नहीं दी गई। कांग्रेस 55 साल तक देश में रही लेकिन महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं की गई। प्रियंका गांधी यहां पर आई हैं और फिर चली जाएंगी लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, इस तरीके का दावा बीजेपी के उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं दोस्तों। जबकि इनको पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ही महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए मनरेगा जैसी योजना लेकर आई ताकि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिल सके। RTI जैसे कानून लेकर आए गए ताकि महिला सशक्तिकरण हो। और कांग्रेस पार्टी ने ही पंचायती राज्य के अंदर महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया दोस्तों। संविधान में नियम बनाकर ये प्रावधान किए गए। कांग्रेस पार्टी ने निर्भया फंड बनाया दोस्तों। इसके बाद पार्टी की ओर से कई सारी बच्चों को आगे पढ़ाने की योजना के लिए नई नई योजना लेकर आए गए दोस्तों। लाडली योजना कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही चलाया था। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसे लेकर गिनाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या क्या किया है महिलाओं को लेकर। लेकिन भाजपा के नेता उप मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन इनको शायद बेसिक इतिहास की जानकारी नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। दो शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। वैसे भी ये बार बार नाम बदलते रहते हैं तो शायद इन्हें याद नहीं रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने कौन कौन सी योजना महिलाओं के लिए लेकर आई थी। और क्योंकि जब अपना नाम याद नहीं रख सकते तो फिर कांग्रेस पार्टी की योजना कैसे याद रख पाएंगे। साथ साथ दोस्तों भाजपा वालों की ओर से एक योजना चलाई जा रही है, सेवा पखवाड़ा नाम से योजना चल रही है दोस्तों, जिसमें बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि वो सेवा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के कहने के बाद। और सेवा के नाम पर दोस्तों कूड़ा कटकर साफ करने का दावा चल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के इस योजना की पोल तब खुली दोस्तों जब मनोहर लाल खट्टर लकदक कपड़ा पहनकर कचड़ा साफ करते दिखाई दिए। लेकिन जब वो कचड़ा साफ कर रहे थे दोस्तों तो वीडियो बनवाया गया, लेकिन वीडियो बनवाने से पहले बाहर से कचरा लेकर आया गया था और उसे वहां पर फेंका गया, जहां पर मनोहर लाल खट्टर ने उठाकर उसे वापस से कचड़े को वहीं डाल दिया जहां से फेंका गया था और फोटो खिंचवा ली गई। और यही हो गया बीजेपी के नेता का सेवा पखवाड़ा। आप लोग इस पूरे मामले पर दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कूड़ा फैला देते हैं, उसे फिर खुद से उठा लेते हैं और उठाकर कह देते हैं कि यही सेवा पखवाड़ा था, दो शब्द इनके बारे में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ये जो भाजपा के लोगों की नीति रहती है कि केवल जनता को मूर्ख बनाना है, कैमरे पर ही सेवा देनी है और बाकी जब सामने वाला मौका आए तो फिर वहां से निकल लेना है। अगर वो वाकई कूड़ा साफ करना चाहते हैं तो कई सारे लोग उनको ऐसे ऐसे कूड़े वाली जगह दिखा देंगे जहां पर वो घुस भी नहीं पाएंगे। और भाजपा की ही सरकार होगी, चाहे नगर पालिका है चाहे राज्य की सरकार हो। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस पार्टी एक नई योजना पर काम कर रही है दोस्तों। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सचिन पायलट और तमिलनाडु के कांग्रेस के प्रभारी गिरीश को दो बड़ी सफलता मिलेगी दोस्तों। आपको बता दें कि सचिन पायलट को राजस्थान राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर बातों पर मोहर लग चुकी है। यानी संगठन विस्तार को लेकर राहुल गांधी ने इन सारे पार्टी के लोगों से बातचीत की थी और उसमें तय किया गया है कि संगठन विस्तार को लेकर क्या क्या रूपरेखा अपनाई जाएगी। तो सचिन पायलट को राजस्थान में संगठन विस्तार के लिए मौका दिया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की फिर से सरकार बनवानी है। अब छत्तीसगढ़ में जो उनको प्रभारी बनाया गया दोस्तों, तो हो सकता है प्रभारी के पोस्ट से हटाया जाए। ऐसे ही तमिलनाडु के अंदर भी कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दोस्तों ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया। H1B वीजा पर $1 लाख का शुल्क दे दिया दोस्तों, बढ़ा दिया। और दवाइयों पर 100% का टैरिफ लगाया गया। वहीं पर पाकिस्तान के ऊपर केवल 19% का टैरिफ लगा हुआ है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के स्वागत में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ग्रेट लीडर्स के शब्द का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि देश का प्रधानमंत्री कमजोर है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि ट्रंप भारत के ऊपर 100% का टैरिफ लगाता है। पाकिस्तान के ऊपर लगाने में उसकी हालत खराब हो जाती है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ग्रेट लीडर बताकर उसको संबोधित करता है दोस्तों। इससे ही पता चल रहा है कि भारत की विदेश नीति क्या है। राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तो भाजपाई भड़क जाते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने सही से डील नहीं कर पाएंगे तो कमजोर प्रधानमंत्री नहीं बोला जाएगा तो क्या अवतार प्रधानमंत्री कहा जाएगा। जैसा प्रधानमंत्री खुद भी दावा करते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें दिव्य शक्ति प्रदान है और वो दावा करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे भेजा है, यानी अपने आप को अवतारित बताने की कोशिश करते। तो हम भी क्या यही बात मानकर चले। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
राजस्थान कांग्रेस ने 6 नेताओं का निलंबन खत्म कर दिया है दोस्तों। नरेश मीणा की वापसी कांग्रेस पार्टी में अब होती दिखाई दे रही है दोस्तों। आपको बता दें कि जिन 6 लोगों को पार्टी की ओर से वापस से पार्टी में काम करने का मौका दिया है उसमें मेवाराम जैन है, बाड़मेर के बलेंदु सिंह शेखावत है, सीकर के और संदीप शर्मा है, चित्तौड़गढ़ के बलराम यादव है, अरविंद दामोर है और तेजपाल मिर्धा है दोस्तों। इन सभी को अब पार्टी में बड़ी भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई है। देखते हैं अब ये लोग जब वापस लौटेंगे तो किस तरीके से काम करेंगे। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। एक बात जो तय दिखाई दे रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी कई सारे अपने नेताओं को, पुराने नेताओं को फिर से काम करने का मौका देना चाहती है। राहुल गांधी के साथ बैठक में शायद इसी बात को लेकर विचार किया गया होगा, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद है। तो संगठन विस्तार को लेकर ये कुछ कदम उठाए गए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तो आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा वीडियो को शेयर किया बहुत धन्यवाद।